तो आज हम लोग देखने वाले हैं पाइथागोरस प्रमेय। तो पाइथागोरस प्रमेय के लिए कथन आप लोग लिखोगे। कथन बिल्कुल सिंपल साफ सुथरा है। जैसे हम जानते हैं पाइथागोरस प्रमेय में क्या होता है, कर्ण का जो वर्ग होता है वो बराबर होता है किसके, लंब का वर्ग प्लस आधार के वर्ग के। इसी को आपको शब्दों में लिखना रहेगा, किसी समकोण त्रिभुज का कर्ण का वर्ग अन्य दो भुजाओं के वर्गों के योगफल के बराबर होता है, ये आपको बताना रहेगा। यहाँ मैं सिर्फ कथन की जगह लिख दूंगा पाइथागोरस प्रमेय, आप लोग लिख लोगे इतना। ठीक है, तो लिख देता हूं मैं पाइथागोरस प्रमेय। ठीक है, ये हम कथन आप लिखोगे पाइथागोरस प्रमेय। अब हम लोग स्टार्ट करते हैं। इसके बाद हम लिखेंगे सिद्ध करना है। ठीक है, सिद्ध करना है। तो सिद्ध करना है, वहां जाने से पहले हमको क्या करना पड़ेगा, चित्र बनाने पड़ेगा सुंदर सा। चलो तो सुंदर सा चित्र बनाते हैं कमल। तो ये ऐसा हमारा कुछ चित्र रहने वाला है। ये सपोज कर लीजिए और ये सपोज कर लीजिए, ठीक है। और ये जो दिख रहा है यही 90 डिग्री, कितना डिग्री है, 90 डिग्री है। समझ में आया। जो बिंदु ए पे ले ले, ए ले लेते हैं। चलो चलिए, ए है, बी है, ये सी। तो जो बिंदु मतलब कि जो कोण ए है वही 90 डिग्री है यहाँ पे। ये हमारा एक समकोण त्रिभुज है। तो हमको क्या प्रूफ करना पड़ेगा पता है, और ये रहेगा हमारे लिए कर्ण, ये रहेगा हमारे लिए आधार, और ये हमारे लिए रहेगा लंब। ठीक है, तो यहाँ हमको प्रूफ करना रहेगा कि बी सी, अरे बी सी, बी सी क्या लिखेंगे, बी सी का वर्ग यानी कि कर्ण का वर्ग बराबर क्या रहेगा, लंब का वर्ग यानी कि ए सी का वर्ग प्लस ए बी का वर्ग, ये रहेगा ए बी का वर्ग। इतना हमको प्रूफ करना है, सिद्ध करना है। क्लियर हो गया। अब हम बात करते हैं, अब रचना की बात कर ले, थोड़ा सा रचना कर लेते हैं। तो रचना की अगर मैं बात करूं, क्योंकि रचना में मतलब प्रमेय में रचना होना बहुत इंपॉर्टेंट है। तो रचना करेंगे, हम क्या करेंगे, ए से एक शीर्ष लंब डालेंगे, किस पर, बीसी पर शीर्ष लंब डालेंगे। ठीक है, तो ए से डाल रहे हैं, याद रखिए ए से हमने किस पे लंब डाला है, बीसी पर, कुछ ऐसे। अब इस पॉइंट को हम क्या नाम दे देंगे, डी नाम दे देंगे। ये समझ में आया, इस पॉइंट को हमने डी नाम दे दिया। तो रचना हमने क्या किया है, ए बी लंब है किस पर, बीसी पर, ये हमने रचना किया। ठीक है, अब चलेंगे उपपत्ति पर। क्या रहेगा, उपपत्ति। यहां से हम काम शुरू करेंगे। ठीक है कमल, काम बहुत आसान सिंपल है, समझ में आया, अगर एक बार आपको समझ में आ गया तब। ठीक है, चलिए तो काम यहां से स्टार्ट करेंगे और लिखेंगे ये वाला त्रिभुज एबीसी जो कि समकोण है। तो समकोण लिखेंगे, समकोण त्रिभुज ए बी, अरे ए बी सी नहीं लिख सकते, ए को बताना पड़ेगा क्या चीज, समकोण है, इसलिए उसको बीच में रखेंगे, इसलिए बी ए सी कर ले, हो गया, बी ए सी, समकोण त्रिभुज बी ए सी से करके बताएंगे। तो यहाँ जो 90 डिग्री है वो कहाँ पे बन रहा है, कोण ए पर 90 डिग्री एंगल। ठीक है, ये हमने बता दिया। अब हमारे पास तीन त्रिभुज है, कितने त्रिभुज है, तीन दिख रहे सबको, कितना दिख रहा है, दो दिख रहा है, अच्छे से देखोगे तीन दिख रहा है, दिख गया। चलिए तो हम क्या करेंगे, एक बार इस छोटे से त्रिभुज की तुलना करेंगे ए बी सी के साथ, यानी बड़े वाले त्रिभुज के साथ, फिर इस वाले के त्रिभुज के साथ तुलना करेंगे इस बड़े वाले त्रिभुज के साथ। यानी मैं बोल के बताता हूं, ए बी डी की तुलना करेंगे ए बी सी त्रिभुज के साथ, ए बी सी त्रिभुज की तुलना करेंगे ए बी सी के साथ। ठीक है, क्लियर आ हो रहा है। चलिए तो अब यहां से हम लोग लिखने वाले हैं। तो यहां लिखेंगे त्रिभुज ए बी सी, ऐसे लिखेंगे तो गलत हो जाएगा, ऐसे लिखेंगे बी ए सी व त्रिभुज का कौन सा छोटा वाला लेते हैं ए बी डी। तो यहाँ पे बन रहा है, डी पे बन रहा है कौन, तो डी को बीच में लाने की कोशिश करेंगे तो होगा ए डी
बी से करके लिखेंगे। ठीक है, अब इसको हम क्या करके लिखेंगे, पहले समरूप सिद्ध कर। ठीक है, तो दोनों को हम पहले समरूप सिद्ध करेंगे। समरूप सिद्ध करेंगे तो उसमें देखो, इस वाले में बी ए सी में कोण ए कितना है, 90 डिग्री है, तो इसमें भी तो 90 डिग्री है, कौन, कोण डी, यानी कि ए डी बी, ए डी बी 90 डिग्री है, यानी कि ये वाला भी तो क्या है, 90 डिग्री है। अगर बड़े वाले त्रिभुज में कमल ए 90 डिग्री है, तो इस छोटे वाले त्रिभुज में डी भी तो 90 डिग्री है, तो इसलिए लिखेंगे कोण डी 90 डिग्री है, बराबर 90 कर दे। एक तो हमको ये मिल गया। इस बड़े वाले त्रिभुज में बी एंगल जितना है, ठीक उतना ही छोटे वाले त्रिभुज में भी बी का एंगल उतना ही। ऐसा नहीं है कि इस बड़े वाले त्रिभुज के लिए बी का एंगल कुछ और होगा, इस छोटे से त्रिभुज के लिए एंगल कुछ और होगा, ऐसा थोड़ी ना होगा, नहीं होगा। ऐसे आप जो है शादी में जाते हैं, अमीरों की शादी में जाते हो तो आप अमीर हो जाते हो, गरीब की शादी में जाते हो तो गरीब हो जाते हो, नहीं ना। तो भैया ये क्यों होगा, छोटे त्रिभुज के लिए गिनती होगा तो भी उसका जितना एंगल उतना ही होगा, और इस बड़े से त्रिभुज के लिए भी जब गिनती होगा तो भी उतना ही होगा। इसको डिलीट करना पड़ेगा उस उदाहरण को। चलो समझ में आ गया, तो इसका एंगल समान रहेगा, मतलब कि इस बड़े वाले त्रिभुज के लिए भी ये एंगल सेम रहेगा, और इस छोटे वाले त्रिभुज के लिए भी एंगल जो है सेम ही रहने वाला है। समझ में आ गया। तो हम क्या करेंगे, कोण बी जो है क्या बोल सकते हैं, उभयनिष्ठ है, दोनों में आए हैं, इसलिए हम क्या बोलेंगे, उभयनिष्ठ है, कोण बी उभयनिष्ठ है, ऐसे ये हम बता देंगे। हमने दो चीज बता दिया, इसलिए हम क्या बोलेंगे, ये दोनों चीज क्या है, समरूप है, यानी दोनों त्रिभुज कैसे हैं, समरूप है। तो यहां लिख दूंगा मैं, ट्रायंगल बी ए सी समरूप है किसके, ट्रायंगल ए डी बी के समरूप है। ठीक है, इतना ए डी बी क्लियर हो गई तुम्हें बात। और समरूपता का कारण क्या है, तो एंगल एंड एंगल समरूपता से। ठीक है, एंगल एंगल समरूपता से हमने प्रूफ कर दिया। अब आगे बढ़े। अब यहां से हम क्या करेंगे, हमने अभी लिया एक बड़ा सा त्रिभुज, एक छोटा सा त्रिभुज, अब हम लेंगे ये वाला त्रिभुज और एक बड़ा वाला त्रिभुज। तो फिर से मैं लिख देता हूं, चलिए, त्रिभुज ए नहीं, ए बी नहीं लिख सकते, बी ए सी लिख सकते हैं, व त्रिभुज ए डी सी से, इसको भी हमको समरूप सिद्ध करना है। तो इसमें मैं भी बता दूं, इस बड़े वाले त्रिभुज में एंगल ए बराबर है 90, और इस छोटे वाले त्रिभुज में कोण डी बराबर है 90, ये दोनों 90 के बराबर है। इस छोटे से त्रिभुज में सी का जितना मान है उतना ही मान इस बड़े वाले त्रिभुज में भी सी का मान है, इसलिए यहाँ पे जो उभयनिष्ठ होगा वो सी होगा। तो सी क्या है, उभयनिष्ठ है, कोण सी उभयनिष्ठ है, उभयनिष्ठ है। समझ में आ गया। तो इस तरह से हमने फिर इसको क्या कर दिया, समरूप सिद्ध कर दिया, कर दिया है। ठीक है, मुझे एक लाइन यहाँ पे और लिखना था कि समरूप सिद्ध हो गया है तो क्या करेंगे करके, फिर मैं ऊपर में लिख दूंगा। ठीक है, चलो अगर हम बाद में भी लिख सकते हैं, अगर हम चाहते हैं तो बाद में भी लिख सकते हैं। देखो यहाँ से ये उभयनिष्ठ है, इसलिए हम लिखेंगे त्रिभुज बी से करेंगे, बी ए सी समरूप है किसके, त्रिभुज ए डी सी के। ठीक है, ये समरूप हो गया। जब समरूप हो जाता है काजल कोई दो चीज, तो इनकी भुजाएं अनुपातिक रूप से क्या होती है, बराबर होती है। तो हम भी क्या करेंगे, इनकी भुजाओं को अनुपातिक रूप से बराबर लिखने की कोशिश करेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे इनकी भुजाओं को अनुपातिक रूप से लिखने की कोशिश करते हैं। ठीक है, चलिए आइए बात करेंगे इन्हीं पर। तो सबसे पहले हम लोग बात कर लेते हैं छोटे से त्रिभुज की। ये छोटे से त्रिभुज के लिए ए बी क्या है, इस छोटे से त्रिभुज के लिए ए बी है क्या चीज, कर्ण है, क्या है, कर्ण है। तो ए बी कर्ण है। तो बड़े से त्रिभुज के लिए कर्ण कौन है, बड़े से इस त्रिभुज के लिए कर्ण कौन होगा, बी सी, क्या होगा, बी सी होगा। ठीक, बढ़िया बढ़िया। ठीक है, अब मुझे ये बताना है आप लोगों को
कि इस छोटे से त्रिभुज के लिए आधार कौन है? बीडी। क्या है? बीडी आधार है, तो लिखेंगे यहां से बीडी। अब इस बड़े से त्रिभुज के लिए आधार कौन है? एसी। ए बी लिख दे, ए बी या बी ए एक ही चीज है, ए बी लिखूं, ये हो जाएगा ए बी। क्लियर हो गया इतना? अब इसका मैं तिर्यक गुणा करता हूं, तब मुझे क्या मिलेगा देखना ध्यान से। जब तिर्यक गुणा करूंगा तो ए बी का गुणा करेंगे तो ए बी का स्क्वायर बराबर, इन दोनों को जब गुणा करेंगे तो बी सी इंटू बी डी हो जाएगा, और ये कहलाएगा समीकरण नंबर पहला। यही काम हम सेम यहाँ करने वाले हैं। ठीक है, तो इस छोटे से त्रिभुज के, रुक जा थोड़ा सा, इस छोटे से त्रिभुज के लिए AC क्या है? कर्ण है, बिल्कुल कर्ण है, बिल्कुल 100% कर्ण है। छोटे से त्रिभुज के लिए AC क्या है? तो कर्ण है। बड़े से त्रिभुज के लिए AC क्या है? BC। कर्ण क्या है? BC। नहीं है? नहीं है तो बता दो, है कि नहीं? चलो ठीक है, AC है। अब यहां से हम क्या करेंगे, हम लेंगे इस छोटे से त्रिभुज का आधार, नहीं लंब। इसके लिए लंब कौन होगा? त्रिभुज ABC के लिए आधार क्या होगा? आधार लंब क्या होगा? लंब क्या होगा? लंब क्या होगा? लंब DC। हाँ, उसके लिए ये लंब, जब इसको काटेंगे और उसको ऐसे खड़ा, अरे इसी के जैसे देखो ना, इसके जैसे खड़ा करेंगे तो क्या हो जाएगा? ये DC लंब हो जाएगा और ये आधार हो जाएगा। तो DC क्या हो जाएगा? लंब होगा, तो लिखेंगे DC लंब है। जब DC इसके लिए लंब है तो इसके लिए लंब कौन है? बड़े त्रिभुज के लिए AC। क्या है? AC लंब होगा, AC लंब होगा। फिर से मैं आपको रिपीट करता हूं, थोड़ा सा समझिए इस चीज को। ये बड़े वाले त्रिभुज के लिए आधार है, ये लंब है और ये कर्ण है। याद रखेंगे इतना बात, समझ में आ गया? इसको लिखना नहीं रहता है, फिर भी आप मान के बता देता हूं समझने के लिए है कि ए बी यहाँ पे आधार है, AC आपके लिए लंब है और जो BC दिख रहा है वो कर्ण है। समझ में आ गया? अब इस छोटे वाले त्रिभुज के लिए कंफ्यूज नहीं होना है। दिक्कत ये है कि इसके लिए बहुत स्टूडेंट कंफ्यूज होता है। जो दिख रहा है वो आधार जैसा दिख रहा है, DC आधार नहीं है, वो लंब है। इसको काट के ऐसे खड़ा कर दो तो ये बन जाएगा क्या चीज? लंब, और ये बन जाता है आधार और ये बन जाएगा कर्ण। वही चीज मैंने यहाँ पे लिखा है, अच्छे से देखेंगे तो समझ में आया। अब इसको हम क्या करेंगे? मल्टीप्लाई करना, तिर्यक गुणा करने वाले। हाँ, छोटा और बड़ा को लिखना रहता है। A और C का गुणा करेंगे तो AC का गुणा करेंगे तो AC का क्या हो जाएगा? वर्ग। अब गुणा हो जाएगा BC इंटू DC हो जाएगा। ये समीकरण नंबर दूसरा। मैं क्या करूंगा? समीकरण 1 और 2 को जोड़ने पर तो हम लिखेंगे समीकरण 1 व 2 को जोड़ने पर, तो हम क्या करने? जोड़ेंगे। ठीक है, तो जैसे ही जोड़ेंगे तो ये हो जाएगा, देखना, AB का स्क्वायर प्लस AC का स्क्वायर बराबर, इस साइड देखेंगे तो BC इंटू BD है। ठीक इसी प्रकार प्लस कर रहे हैं तो BC इंटू DC है हमारे पास। दिख रहा है सबको? DC क्लियर हो गया इतना? अब इसको इसके ऊपर हम काम करेंगे तो देखो ये लिखेंगे AB का स्क्वायर प्लस AC का स्क्वायर। आप देखोगे कि ये इसका जो राइट हैंड साइड है वो आ चुका है, लेफ्ट हैंड साइड लाना है। समझ में आ रहा है? तो यहां से क्या करेंगे? AB का स्क्वायर प्लस AC का स्क्वायर आ गया है, वहां BC का स्क्वायर लाना है, तो BC बनाने की कोशिश करेंगे। तो BC कैसे बनेगा? देखो, BD प्लस DC, BD प्लस DC, और BC तो है पहले से, तो BC यहाँ भी है, BC यहाँ पे है, तो BC को मैं कॉमन निकाल रहा हूं। ठीक है रामायण? देखो 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 देखो, BC यहाँ भी है और यहाँ भी है, दोनों जगह पे मैंने कॉमन निकाला। क्या बचा यहाँ से? BD और प्लस क्या बचा है? DC। BD प्लस DC बराबर
BC, तो ये हो जाएगा BC पहले से है, और ये दोनों जोड़ के कितना हो जाएंगे BC, तो डॉट इंटू करके लिखेंगे BC, ये हो जाएगा AB का स्क्वायर प्लस AC का स्क्वायर, तो हो जाएगा AB का स्क्वायर प्लस AC का स्क्वायर बराबर BC का स्क्वायर। हमने प्रूफ कर दिया, ठीक है, तो ये हमारा हो गया प्रूफ। ऐसे आएंगे पाइथागोरस प्रमेय, ठीक है, तो हमने ये प्रूफ कर दिया। ये यही इंपॉर्टेंट है, ये इतना इंपॉर्टेंट है तेजस्वी कि लगातार 3 वर्षों से आ रहा है। अभी किसी के पास परीक्षा सार है या परीक्षा बोर्ड है तो आप देख लो, 22, 23, 24 तीनों में कंटिन्यू आया। इतना इंपॉर्टेंट, आप सोच लो कितना इंपॉर्टेंट है।